चलिए, तो आज के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में हम 12th हिस्ट्री चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इन चैप्टर के नाम पर जाते हैं। इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। किसान और नगर। तो ये नाम है चैप्टर का, राजा, किसान और नगर। तो सभी जानते हैं कि कोई भी जो चैप्टर होता है उसके शीर्षक उसके नाम में उस चैप्टर का आईना होती है, अर्थात उस शीर्षक से उस चैप्टर के संबंध में पूरी तरह से जानकारी ली जा सकती है। तो चलिए हम भी वही देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है राजा। राजा शब्द से अवगत है आप लोग कि शासक जो होते थे या किसी क्षेत्र, किसी राज्य, किसी देश में जो शासन चलाते थे उसी को कहा जाता था राजा। और किसान तो हम लोग हैं ही अधिकांशतः, इसलिए किसान शब्द का परिचय देना शायद उचित नहीं होगा। सीधा समझते हैं कि जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उसी को कहा जाता है किसान। अर्थात एक शब्द में कहते हैं हम कि जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उसको किसान कहा जाता है। और तीसरा है इस चैप्टर में नगर। नगर का तात्पर्य शहर से है, अर्थात जहां खेती नहीं होती है बल्कि खेती के अलावा अन्य कार्य होता है, उसी बस्ती को शहर कहा जाता है। वैसे शहर का परिभाषा दुनिया के हर देश में अलग अलग तरह से दिया गया है। जैसे अपने देश में जो शहर का परिभाषा दिया गया है उसमें यह है कि उस मानव बस्ती को शहर कहा जाता है जहां पर कृषि के अलावा दूसरे काम में 75% से अधिक लोग लगे हुए रहते हैं। साथ ही साथ वहां की जनसंख्या 5000 से अधिक रहती है और वहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास रहता है। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि भारत में शहर के लिए 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वहां की 75% से अधिक लोग कृषि के अलावा दूसरे क्रियाकलाप से जुड़े हुए रहना चाहिए। दूसरा हुआ कि वहां की जनसंख्या 5000 से अधिक रहना चाहिए। और तीसरा हुआ कि वहां का जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक रहना चाहिए। तो नगर भी समझ गए, राजा भी समझ गए, किसान भी समझ गए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस चैप्टर में हमें इन्हीं तीनों के विषय में पढ़ना है, लेकिन कब का, आज का नहीं। हमें प्राचीन काल के संबंध में ही पढ़ना है कि भारत में जो प्राचीन काल में राजा थे वह किस तरह से थे, किसान थे तो वह किस तरह के थे, नगर था तो वह कैसा था। इन्हीं तीनों के विषय में अर्थात प्राचीन काल में राजा, किसान और नगर के संबंध में इस चैप्टर में विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। अब मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़े। मैं बता दूं कि जब हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो उसमें जितना भी पॉइंट पढ़ना होता है उसको हम एक जगह अंकित करते हैं और जिसका नाम रखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। वैसे जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसको मालूम ही होगा। तो चलते हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग भी लिख लीजिए, महाजनपद का अर्थ। दूसरा है 16 महाजनपद का परिचय।
और तीसरा है मगध का उत्कर्ष। और चौथा है मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत। मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत। और 5 नंबर में है आपका मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक। मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक का परिचय। और 6 नंबर में है कलिंग युद्ध। ये तो आप लोग भी सुने होंगे इसका नाम, कलिंग युद्ध। इसी युद्ध में अशोक ने इतने विनाशकारी रूप देखे थे कि अपना ट्रैक ही चेंज कर दिया, युद्ध करना ही बंद कर दिया। 7वां है धम्म। ये धम्म अशोक द्वारा एक धर्म मार्ग का निर्माण किया गया था, उसी का नाम था धम्म। वैसे इसमें डिटेल से बताएंगे हम। 8 नंबर में मौर्य साम्राज्य को जानने का स्रोत। मौर्य साम्राज्य को जानने, मौर्य इतिहास को जानने का स्रोत, मौर्य साम्राज्य जानने का स्रोत। ये क्या हो गया दोनों। 8वां नंबर में अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, शायद अभिलेख से परिचित होंगे आप लोग। जो ठोस वस्तु पर कुछ खोद कर लिखा जाता है उसे ही अभिलेख कहा जाता है। और अपने तरफ खास करके भारत में अशोक के ही अभिलेख सबसे पहले यहाँ पर प्रकाश में आया था। इस पॉइंट पर जाएंगे तो थोड़ा डिटेल से हम बताएंगे क्या है नहीं ये। उसके बाद 9 नंबर में है गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। और 10 नंबर में है गुप्त साम्राज्य को जानने का स्रोत। गुप्त साम्राज्य को जानने का स्रोत। दस नंबर तक तो हो गया है। 11 नंबर में है गुप्त साम्राज्य का परिचय। और 12 नंबर में है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। क्यों? जी हाँ, ये बात आगे भी बताएंगे, अभी भी बता रहे हैं कि गुप्त जो शासन काल था उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो यहाँ पर हम बताएंगे। पहले पॉइंट लिख लीजिए। काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? भारत का स्वर्ण युग है। क्यों? 13 नंबर में है इतिहास लेखन में अभिलेख का योगदान। इतिहास लेखन में अभिलेख
अभिलेख का योगदान। और 14 नंबर में है अशोक की उपलब्धियां। और 15 में है बोर्ड प्रशासन के प्रमुख विशेषता। बोर्ड प्रशासन के प्रमुख विशेषता। और 16 में वही है जो 12th छात्र के लिए एवं कंपटीशन के छात्र के लिए दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्योंकि 16 में प्रमुख असमिया तत्व एक पॉइंट देते हैं हम, जिसमें इस चैप्टर के पूरी ऑब्जेक्टिव को हम दिखाते हैं, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो 12th छात्र के लिए बोर्ड के लिए आवश्यक है एवं कंपटीशन के छात्र के पीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इस चैप्टर में 16 पॉइंट पढ़ना है आपको। 16 टॉपिक है जिसको हम एक एक करके बताएंगे। हम थोड़ा सा ये भी बता दें आप लोग को, यूट्यूब पर भी इसको हम अपलोड करते हैं। हम लोग तो नहीं अपलोड होता है, तो इसको हम यूट्यूब पर भी अपलोड करते हैं। उसमें चैप्टर 2 करके आज का जैसे पहला वीडियो है तो वीडियो 1 करेंगे और लास्ट तक, जिस दिन लास्ट होगा उस दिन लास्ट वीडियो करेंगे। तब तक बीच में 1 2 3 4 5 चलते रहेगा जितना दिन में क्लास समाप्त हो जाए। तो अब हम इसका जो पहला टॉपिक है उसकी ओर जाते हैं। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट से, कि अपने कॉपी के बीच में इसका जो पहला टॉपिक है उसको लिखिए। नहीं हुआ लिखा, बचा हुआ रे, जल्दी करो। तब तक यहाँ पर जो कुछ खुश नसीब बच्चे हैं जो ऑफलाइन में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उससे हम आप लोग को अवगत कराते हैं। सब चल गया परीक्षा देने की ना, जो है बड़ी खुश नसीब है। देखते हैं ये लोग डिफरेंस डेट में परीक्षा होती है। ये बच्चे सब को मिला है मौका ऑफलाइन करने का क्लास। देखते हैं ना, मेरा सेटअप है आज, मेरा ऑपरेटर भी नहीं है, अकेले हम कर रहे हैं। हो गया? तो पहला पॉइंट को बीच में लिखिए। क्या था पहला पॉइंट, बताएंगे कोई? महाजन पद का अर्थ। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है महाजन पद। महाजन पद का मतलब हुआ सीधा सीधी राज, अर्थात प्राचीन काल में राज को ही क्या कहा जाता था। और मैं थोड़ा सा बता दूं, अपना जो भारत था वो 16 महाजन पदों में बटा हुआ, अर्थात 16 राज्यों में बटा हुआ था। वैसे हम एक एक करके बताएंगे तो शायद ये क्लियर हो गया कि महाजन पद का क्या मतलब होता है। अर्थात महाजन पद का सीधा मतलब हो गया कि आज के राज से उसका तुलना किया जाता है। प्राचीन काल में राज को ही महाजन पद कहा जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं ना, शुरू करें लिखना ना। तो चलिए लिखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट इसको लिखना शुरू कीजिए। देखिए, प्राचीन काल में
प्राचीन काल में वर्तमान के राज जैसे, वर्तमान में राज जैसे भूभाग को तो महाजन पद कहा जाता था। राज जैसे भूभाग को महाजन पद कहा जाता था। जिसका शासक वहां पर लगा तो मेरे भाई जिसका अपना शासक होता था, जिसका अपना शासक होता था। प्राचीन काल में भारत सोलह महाजन पदों में बटा हुआ था। प्राचीन काल में भारत 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। सभी महाजन पद के शासक अलग अलग थे, रहते थे। सभी महाजन पद के शासक अलग अलग रहते थे। सबसे शक्तिशाली महाजन पद, सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? मगध था। तो ये पॉइंट समाप्त हो गया, लेकिन हम अगले पॉइंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।